हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। वो आप टिक लगा लीजिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आए। आपके पास ठाकुर प्रकाशन नहीं है तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और हरिओम जी, सभी लोग, मैं सभी की जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स है, आप एक तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं लास्ट में ही अब आप लोगों की कॉल लूंगी। पहले हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आप लोग टिक लगा लीजिए, ठीक है। ओके, और हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग आईपी पढ़ेंगे, बस आईपी बीपी, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि ये हमारे यहाँ की है ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पढ़िएगा किस सन में आई, क्या कैसे, सब कुछ, क्या इसका अभी रिवीजन है, कौन सा एडिशन आया है, सब कुछ ध्यान से पढ़िएगा। इंडियन फार्माकोपिया, आईपी बीपी यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टिनडेल, इससे कोई छोटा क्वेश्चन या ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो आईपी बीपी यूएसपी एंड मार्टिनडेल, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब पढ़ जरूर लीजिएगा। अभी अभय अग्रवाल जी, मैं अभी कोई क्लास नहीं लूंगी, अगर आप समझ रहे हैं। मैं आपकी कॉल नहीं ले सकती, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट अभी आपको जो बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, मैं लास्ट में आपकी कॉल्स लूंगी, प्लीज मतलब समझिए, थोड़ा कॉपरेट करिए। मैं क्योंकि आज 2 सब्जेक्ट का कराना है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी इसको कराकर फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कराना है बच्चों, थोड़ा सा कॉपरेट करिए। आप बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं लास्ट में आप सबकी बातें सुनूंगी, और अगर बहुत अर्जेंट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो आईपी बीपी यूएसपी मार्टिनडेल, जिसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं, उसका नाम है मार्टिनडेल, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में है। सेकेंड यूनिट में आपका है पैकेजिंग मटेरियल, आपकी आती है पैकेजिंग सामग्री, दवाओं को पैक करने के लिए। तो जिसमें एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेंगे अगर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद पैकिंग मटेरियल में सबसे ज्यादा यूज होता है ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। मेटल भी यूज होते हैं, लेकिन ग्लास प्लास्टिक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो ग्लास की क्या कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, और क्या कहते हैं प्लास्टिक की क्या कॉम्पोजिशन होती है, ये जो है आप पढ़िए। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि किस प्रकार का ग्लास या किस प्रकार का प्लास्टिक हम चुनेंगे, और उनके टाइप्स क्या होते हैं ग्लास के और प्लास्टिक के, और साथ ही साथ उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों पैक किया जाता है, फिर साथ ही साथ प्रॉपर्टी क्या होती है, पैकेजिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आप याद रखिए। और साथ ही आपको ग्लास और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल और प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, ये आपने पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और ये सेकेंड यूनिट में, और रबर, ग्लास, प्लास्टिक और रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल आपको पढ़ना है, इनके टाइप्स, इनकी प्रॉपर्टी, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनका कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। बच्चों आप मैसेज कर रहे हो, हरिओम जी आप कह रहे हैं सोशल फार्मेसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दो प्लीज। अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा सकती हूँ। और साथ ही साथ आपके मुस्कान शर्मा मैम के आ रहे हैं क्वेश्चंस, आपका लेक्चर आ रहा है, आप उसे पढ़ लोगे ना पूरा, तो आप खुद ब खुद ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, आप उन्हें खुद ही रिवाइज करिए। अभी मैं कुछ नहीं करा सकती, मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। तो हरिओम जी का आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। अभय अग्रवाल जी, मैम आपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, मैं 3 जुलाई को बोला हुआ हूँ। हाँ, वो भी हो गया। हर चीज की स्ट्रैटेजी है अभय अग्रवाल जी, क्या हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुटिक्स इसलिए हो रहा है जिससे सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए। तो मुस्कान मैम लगातार चैप्टर डाल रही हैं आपका यूट्यूब पे, तो हम लोग सुटिक्स के क्वेश्चन बता रहे हैं कि जिससे सुटिक्स के भी लेक्चर आपके पास आते जाएं, क्योंकि आपका 11 में ऐसे समथिंग इसका पेपर होना है। तो ये सब एक क्रियाविधि, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है उदित फार्मेसी का, जिसके जरिए आपको
अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर मिल सके। ठीक है, तो अभी सुटिक्स है इसके बाद, सोशल के बाद, इसलिए सुटिक्स को पहले प्रायोरिटी दी गई। आप 3 जुलाई को बोले हैं, वो हम समझ रहे हैं, वो करवा रहे हैं, हम वो भी करवाएंगे। ठीक है, आप ज्यादा परेशान नहीं हो। और 7 जुलाई को पेपर है, 7 जुलाई को पेपर है। मैं शॉर्ट क्वेश्चन बेटा मैं नहीं करा सकती हूँ, मैंने जितना आपको बता दिया है। हरिओम जी, अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस समय आपके शायद चैट्स के भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी शायद जानने का इच्छा ही नहीं है अभी, जिस तरह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने होते तो आप इस तरीके से परेशान नहीं होते बच्चों, बार बार मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं अपना बहुत टाइम दे के आपको ये बता रही हूँ, तो प्लीज अगर आपको जानने हैं क्वेश्चन, जिन बच्चों को नोट करने हैं वो करें। मैं अभी आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, मैं चिप भी अभी नहीं बता रही हूँ। अभी जो हुआ है आपको टाइटल देखना था कि टाइटल में आपके क्या है, अभी फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस। थोड़ा सा समझदार बच्चों की तरह बिहेव करें और समझें कि अभी क्या जरूरत है। हर चीज आपसे बड़े हैं हम लोग, तो कुछ सोच के कर रहे हैं, आपका नुकसान करने के लिए नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट बता दी आपको। चैप्टर 3 में आपको बताने जा रही हूँ। चैप्टर 3 में आपका फार्मास्यूटिकल एड्स आते हैं, औषधि के सहायक जो भी मटेरियल्स होते हैं, औषधि सहायक जो चीजें होती हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। एड्स माने होता है सहायता, फार्मास्यूटिकल एड्स जो कि आपके इसके हैं, क्या मतलब दवाओं को बनाने के लिए जो सहायक सामग्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन और इसकी परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल एड का क्लासिफिकेशन कई टाइप से हुआ है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म, बेस्ड ऑन फंक्शन, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। तो ये जो आपके फार्मास्यूटिकल एड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से कोई भरोसा नहीं, वैसे स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेटिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वीटनिंग एजेंट एज अ फार्मास्यूटिकल एड, फ्लेवरिंग एजेंट एज अ फार्मास्यूटिकल एड और प्रिजर्वेटिव एज अ फार्मास्यूटिकल एड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप छोड़िएगा नहीं। बाकी और सबको आप थोड़ा बहुत पढ़ के उसकी कुछ हेडिंग्स तैयार करके तैयार कर लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल एड इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन, इसमें जितनी भी मशीनें हैं बच्चों, चाहे आपकी हैमर मिल है, बॉल मिल है, सब इसके अगर आप स्ट्रक्चर तैयार कर लें तो इसमें स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा आपके इक्विपमेंट्स का, आपकी मशीनों का साइज रिडक्शन की। तो बहुत सबसे प्रथम सर्वप्रथम साइज रिडक्शन की एक तो परिभाषा आपको देनी है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा, परिभाषा पढ़ लीजिएगा। क्या ऐसे कारक हैं जो साइज रिडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, कम या ज्यादा या खराब कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन में आपका इक्विपमेंट आएंगे। तो सबसे पहले हैमर मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉल मिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आया साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन के बाद साइज को सेपरेट करना। ठीक है, तो साइज सेपरेशन के लिए सबसे क्या मैकेनिज्म, पहले तो ऑब्जेक्टिव, साइज सेपरेशन की परिभाषा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रयोग क्या है, क्यों किया जाता है साइज सेपरेशन, और साथ ही साथ आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। फिर सीव्स, छन्नी, जैसे आटे को हम चालते हैं वैसे इसकी भी होती है पाउडर्स को सेपरेट करने के लिए। सीव्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कितने नंबर की सीव्स होती हैं ये देख लीजिएगा। साइक्लोन सेपरेटर, क्योंकि असेंबली है, ये इक्विपमेंट है, ये बहुत आएगा। ये भी आप इसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे वो हैमर मिल हो, चाहे वो बॉल मिल हो, चाहे वो साइक्लोन सेपरेटर हो। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि स्ट्रक्चर पे नंबर मिलते हैं। फिर आया मिक्सिंग, मिक्सिंग की क्या परिभाषा है, ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्सिंग के। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा और इसका एप्लीकेशन क्या है। फिर नेक्स्ट बच्चों ये आता है आपका कि ये क्या कहते हैं, इक्विपमेंट हो गया मिक्सिंग का। मिक्सिंग में अब हम मिक्सिंग पढ़ चुके हैं, मिक्सिंग का ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। मिक्सिंग की मशीनें कौन कौन सी
होमोजेनाइजर, ठीक है, ये सब स्लाइड्स हैं, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर भी चला था मॉडल पेपर का सुटिक्स का, तो उसमें ये होमोजेनाइजर है, ट्रिपल रोलर मिल और डबल कोन ब्लेंडर, ये 3 है इसमें। मिक्सिंग में वैसे तो टरबाइन मिक्सर भी है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट होमोजेनाइजर है, ट्रिपल रोलर मिल है और डबल कोन ब्लेंडर है। ओके बच्चों। फिर आया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की परिभाषा, फिल्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव, फिल्ट्रेशन का एप्लीकेशन माने प्रयोग क्या है। फिर फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडिया पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जरूर तैयार करें। फिल्टर एड्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं फिल्ट्रेशन को, तो हिंदी में आप समझ के इसे लिख सकते हैं। तो इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी तो होगा बच्चों, लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन। आपको नहीं मिले क्वेश्चन तो आप बोलना, लेकिन ये मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फिल्ट्रेशन के इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर पे बहुत क्वेश्चन आता है, वैसे तो सिंटर्ड फिल्टर भी है इसमें फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में, लेकिन मेम्ब्रेन फिल्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंटर्ड फिल्टर की तुलना में। और यदि आपको फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट के सिर्फ चित्र याद हो जाएं, या जितना भी आपकी चौथी यूनिट में जितनी भी मशीनें हैं आपके मिक्सिंग से संबंधित, साइज रिडक्शन से संबंधित, साइज सेपरेशन से संबंधित और फिल्ट्रेशन से संबंधित, है ना, उन मशीनों के चित्र जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि चित्र पे मार्क्स है, ठीक है। फिर आया और एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन प्रयोग और चित्रों पे इसका पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं तैयार करना है आपको, ठीक है। फिर आया आपका ये क्वेश्चन आ रहा है सनत कुमार जी का, बीच अभी आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हो, अभी पहले क्वेश्चन नोट कर लो, दिमाग 10 दिशाओं में नहीं भटकाओ। अभी लास्ट में जब मैं आप लोग सभी के प्रश्न सुनूंगी पक्का, लेकिन अभी आप एक जगह टारगेट करिए, एक जगह फोकस करिए बच्चों। फिर ड्राइंग में जो है वही आपका इंट्रोडक्शन, ड्राइंग की परिभाषा क्या है, सिर्फ परिभाषा, ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और ड्राइंग का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग में कुछ 6-7 फैक्टर के सिर्फ हेडिंग नाम याद कर लीजिए। इक्विपमेंट देखो, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, चौथी यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है ना, चौथी यूनिट में कुछ छोड़ा ओड़ा नहीं जा सकता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास कराएगी ये यूनिट, तो आप इसे तैयार करें, ठीक है। तो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। अब मैं फिर कहूंगी कि ड्राइंग के इक्विपमेंट्स में फ्रीज ड्रायर और फ्लूइडाइज बेड ड्रायर में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीज ड्रायर की तुलना में, ओके। और अब आया एक्सट्रैक्शन, जो कि आप पीछे कुग्नोसी में भी पढ़ चुके थे। एक्सट्रैक्शन की परिभाषा, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, मैसरेशन क्या होता है इसका, ठीक है, मॉडिफिकेशन भले ना पढ़े, मैसरेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, परकोलेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। चौथी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आईपीपीपी में आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मार्टिनडेल, इस पे कोई छोटा आईपीपीपी, यूएसपी, मार्टिनडेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में पैकेजिंग मटेरियल में आप प्लास्टिक और ग्लास और रबर, इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के देख सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल एड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फ्लावरिंग, कलरिंग, स्वीटनिंग, प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और चौथी यूनिट का मैंने आपको बता ही दिया कि साइज रिडक्शन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, हैमर बॉल मिल, और आपका साइज सेपरेशन क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स क्या होते हैं, साइक्लोन सेपरेटर क्या होते हैं, सीड नंबर्स अलग अलग कौन कौन से हैं, मिक्सिंग में आप क्या परिभाषा है, क्या एप्लीकेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर आपका इंपॉर्टेंट है, और डबल कोन ब्लेंडर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में आपका फिल्टर मीडिया, फिल्टर एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन की परिभाषा और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में आपका क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटर्ड फिल्टर भी है, थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले लीजिएगा। और ड्राइंग में आपके क्या कहते हैं, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीज ड्रायर की तुलना में, लेकिन आप सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके पढ़िएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन और सबको भी कुछ 8-10 लाइन उससे संबंधित या कोई चित्र उससे संबंधित, कोई महत्वपूर्ण हेडिंग उससे संबंधित जरूर याद करिएगा, क्योंकि चौथी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक्सट्रैक्शन में ये सब आ सकता है, क्या कहते हैं, डाइजेशन क्या है, मैसरेशन क्या है और परकोलेशन क्या है, ये सब पूछा जाता है। अब भले इसके क्या कहते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट ये सब आपको मिल रहे हैं। अब आई 5th यूनिट जो कि लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो 5th यूनिट में एक तो प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट जरूर आएगा, जिसमें कि ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इवालुएशन ऑफ टैबलेट आप छोड़ ही नहीं सकते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, इवालुएशन ऑफ टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवालुएशन का मतलब जब हमने कोई चीज बना दी तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये सही बनी है कि नहीं। तो इवालुएशन का मतलब उसे टेस्ट करना, उसे परखना, उसे पास या फेल करना कि वो टैबलेट जो बनी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। तो इवालुएशन का मतलब होता है टेस्टिंग, परखना। ठीक है, तो इसमें डायमीटर, साइज एंड शेप के जरिए हम इवालुएट करें। वेट वेरिएशन मतलब इसमें सभी पढ़ना है, थिकनेस, हार्डनेस, फ्लेबिलिटी टेस्टिंग का बहुत क्वेश्चन आ जाता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो कि एक इवाल्युएशन टेक्निक है, इससे बहुत आता है। और डिसोल्यूशन टेस्ट, तो फ्लेबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन ये इवाल्युएशन टेस्ट हैं आपके टैबलेट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जाते हैं। और बाकी इनमें जितनी भी हेडिंग्स हैं ये आप पूरी कवर कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा समझ के। लेकिन ये तीनों आप नहीं छोड़ सकते टैबलेट की इवाल्युएशन, जो कि डिसोल्यूशन है, डिसइंटीग्रेशन है और फ्लेबिलिटी है, हार्डनेस भी है। ठीक है, ये आप छोड़ नहीं सकते। फिर आया वेरियस मेथड्स ऑफ टैबलेट, मॉडिफाइड टैबलेट, सॉरी वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जैसे सस्टेन रिलीज टैबलेट बहुत आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स और सस्टेन रिलीज और फास्ट डिसॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड रिलीज डबल लेयर टैबलेट ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, फिर आया बच्चों में आप सभी की कॉल लास्ट में लूंगी। ठीक है, वो एक फ्लो है क्वेश्चन बताने का, प्लीज ये हो जाए, बस ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, मुश्किल से 7 चैप्टर हैं, 5वें चैप्टर पे हम लोग हैं, तो परेशान नहीं हुए, अभी आपके क्वेश्चंस मैं सुन रही हूँ। नेक्स्ट, तो आपका ये हो गया टैबलेट का पोर्शन। टैबलेट के पोर्शन में हमें ड्राई और वेट ग्रैनुलेशन, फिर इवाल्युएशन में आपके बहुत सारे इवाल्युएशन के मेथड हैं, जिसमें कि आपका हार्डनेस, फ्लेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ तो आप कोई नहीं सकते हैं इसमें, लेकिन ये 4 जरूर पढ़ लीजिएगा। सस्टेन रिलीज टैबलेट और फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट जो है, जो मॉडिफाइड टैबलेट्स के स्वरूप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैप्सूल में आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में अंतर बहुत पूछता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बनाने का तरीका क्या है, फिलिंग बहुत आती है, फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे करते हैं, कैप्सूल में कैसे फिल करते हैं प्रोडक्ट को, आपकी दवाओं को, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। तो फिलिंग और मैन्युफैक्चरिंग हार्ड जिलेटिन की। सॉफ्ट जिलेटिन का भी परिभाषा आपका कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है सॉफ्ट जिलेटिन की, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल के बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज और आ सकती है, मिनिमम पर ग्राम फैक्टर इन सॉफ्ट कैप्सूल, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन या फार्मूला आ सकता है। ठीक है, फिर आया लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आपका जो कि जरूरी है आपका सोल्यूशन सिरप इलिक्सर। सिरप इलिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप जरूर पढ़िए। तो ये मोनोफेजिक में देखिए 2 तरह के लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक में आपका सोल्यूशन सिरप इलिक्सर आता है, जिसमें कि मैंने बोला सोल्यूशन तो कुछ नहीं, चीनी पानी में घोल दिया वही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें सिरप और इलिक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे 2-2 नंबर बनेगा बेटा सोल्यूशन सिरप इलिक्सर से। ठीक है, और बड़ा भी बन सकता है, बट 2-2 नंबर के चांसेस बहुत है इससे। बाईफेजिक लिक्विड में आपका एक तो मोनोफेजिक लिक्विड क्या होते हैं परिभाषा जरूर पढ़िएगा, और बाईफेजिक लिक्विड क्या होते हैं उनकी परिभाषा पढ़िएगा। और इसमें सस्पेंशन इमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट, और सस्पेंशन इमल्सन के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, जैसे कि सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन के बीच में पूछा जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन में कैप्सूल भी बहुत पूछा जाता है, वो क्या कहते हैं, हाँ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनके बेसिस के बारे में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के। ठीक है, अब आया टॉपिकल प्रिपरेशन में आपका ऑइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें ना सबकी परिभाषा जरूर पढ़िएगा, चाहे और आगे का पढ़े ना पढ़े। ऑइंटमेंट की, पेस्ट की, सपोजिटरी और पेसरीज की, लिनीमेंट की, लोशन की, जेल्स की, जेलीज की,
ठीक है, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, नेजल ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, परिभाषा जरूर पढ़िएगा। 2-2 नंबर आपका इस यूनिट से बहुत ज्यादा आने का चांसेस है नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में। अब ये आपका हो गया। फिर पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, इनकी परिभाषा, पाउडर की परिभाषा और ग्रेन्यूल्स की परिभाषा बच्चों, ठीक है। स्टेराइल फार्मुलेशन भी आते हैं जिनमें कि आपका आई ड्रॉप, आई ऑइंटमेंट और इंजेक्टेबल, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जैसे क्या कहते हैं, चौथी 5वीं यूनिट जिसने अच्छी तैयार कर ली उसको कोई सिटिक्स में फेल नहीं कर पाएगा, ये 100% तय है, ठीक है। फिर आया आपका इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट इसी 5वीं यूनिट में। सेरा और वैक्सीन की परिभाषा और इनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आया चैप्टर नंबर 6 बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो इंडस्ट्री में होते हैं ये 2 सेक्शन, तो इनकी डेफिनेशन और इनके एप्लीकेशन, मतलब जो भी इनकी हेडिंग या कुछ भी इसके संबंधित कुछ 15-16 लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित, शॉर्ट करके जो आपको उसमें उचित लगे आपकी किताब में। फिर आया आपका जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्यूए क्यूसी बस आप एक हेड में रखिए कि 10-12 लाइन आप लिख सकें, छोड़े ना। और जीएमपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो 100% ही आने के चांसेस हैं। फिर आया बच्चों कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, तो इसमें आप लेआउट पढ़ लीजिए, बस लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, इस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन आपका, और क्वालिफिकेशन, ये दोनों आता है, तीनों सॉरी, तो ये आप इनके प्रिंसिपल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, कि इनकी परिभाषा और इनका सिद्धांत, इनका प्रिंसिपल। उसके बाद लास्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका सुटिक्स का पोर्शन, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे मैंने कहा था कि आप 8-10 लाइन क्वालिटी कंट्रोल की और क्वालिटी एश्योरेंस की पढ़ लीजिए, वैसे ही नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप जरूर पढ़िए, ठीक है। इसके बारे में 10-15 लाइन कुछ, इसके फायदे क्या है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, कौन कौन से नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अब तक इन्वेंट हो चुके हैं, उनके नाम, हेडिंग्स और उनके प्रयोग। तो अब हो गया, अब मैं क्लास में आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूं। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका ये फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन कर दिए, ठीक है। संदीप यादव जी, हाँ जी संदीप जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। हेलो, हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग। मैम बोल रहा था कि जो 5 में टॉपिक मैम बताया था ना, आपने टैबलेट्स के बारे में बताया था मैम। मैम पहला जो टॉपिक जो बताया था टैबलेट, मैम ये छूट गया मेरा, मतलब आवाज नहीं आई थी, क्लियर पता नहीं नेट पर कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया। क्या इसमें सॉफ्ट चैप्टर नंबर 5 में हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच में डिफरेंस हो गया मैम। नहीं मैम वो तो हो गया, मतलब टैबलेट्स नहीं बताई थी मैम आपने जो है। हाँ टैबलेट्स में तो आपका जो है ना क्या कहते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और इवेलुएशन ऑफ टैबलेट्स, ठीक है मैम। इसमें हेडिंग ही नहीं है, पता नहीं क्या मेरे इस बारे में, मतलब तो कोई नहीं। इवेलुएशन ऑफ टैबलेट में आप मैंने कहा था, बार बार कहा था कि आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, हार्डनेस और फ्रीएबिलिटी, ये 4 तो जरूर पढ़ने हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं इवेलुएशन टैबलेट के लिए, साइज और शेप का इवेलुएशन, वेट वेरिएशन का, थिकनेस का, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ज्यादा, वो हार्डनेस है, फ्रीएबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन है, ठीक है। अब हो गया जी मैम। ये टैब मतलब आप जो बता रही है मैम टॉपिक, इसमें है ही नहीं टैबलेट बारे में, पता नहीं क्या। आप किसी अपने मित्र से या किसी से आप मंगवा लीजिए, है ना। ठीक है जी मैम जी। ओके। SD टाइगर जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। बताइए मैम, ये क्या बोलता है, क्वेश्चन का ये वाली पेपर नहीं मिलेगा? पेपर
मेरा मतलब है कि आप जैसे बोली तो सब दिमाग में ऐड तो नहीं रहेगा मैम, तो देखिए इसका ये लेक्चर रिकॉर्ड है, आप बार इसको यूट्यूब पे भी आएगा, आप इसे पॉज कर करके आप अपना क्वेश्चन नोट करते जाइए। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये, बस क्वेश्चन दिमाग में रखना है, उसको नोट करते जाइए अपने कंटेंट में ऐड कर दिए मैम। जी कहाँ ऐड कर दिया मैंने कंटेंट में? हाँ तो हाँ, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा लाइव क्लास में उदित फार्मेसी ऐप पे, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे भी ये मिलेगा, ये आपके रिकॉर्डेड उसमें रहेगा। आप रोक रोक के आप क्वेश्चन नोट करते जाइए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं से टाइप करने का अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है बच्चों, ठीक है? नहीं तो मैम क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे आप लिखते जाते और हम लोग तो नोट करते जाते। बेटा आप जैसे हैं आप उसी में प्रयास कर लीजिए, ठीक है? आप वहां से नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप उसे लिख सकते हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं हो, थोड़ी मेहनत भी करें, ठीक है? मैम 300 प्लस नंबर आया, फिर भी फेल कर दिया टेस्ट में। कितना नंबर का होता? किसमें? टेस्ट एग्जाम दिए कॉलेज में, 300 प्लस नंबर आया, 325, तो फिर भी फेल आ गया। तो मेरा मतलब है कितना नंबर आता है जो पास रहता? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी हम झारखंड से कर रहे हैं। झारखंड से कर रहे हैं, उनके क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं। आप ये क्वेश्चन का उचित आंसर आपको आपके फैकल्टी दे सकते हैं, आपका कॉलेज दे सकता है जहाँ पे आपने एग्जाम दिया। अब ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं वहां पे तो टीचर हूँ नहीं, ना वहां कार्य कर रही हूँ कि मैं आपको इस चीज का जस्टिफाइड आंसर दे सकूं, उचित उत्तर, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं आंसर। ओके ओके, थैंक। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? सनत कुमार जी बताइए जी। मैम असल में नवंबर में मेरा ये खत्म होने वाला है, ऐप वाला जी, जी। 1 साल का रहता है ना, और झारखंड का सेशन बहुत ज्यादा लेट चल रहा है, जी तो ये मतलब एक्सटेंड हो सकता है कि मतलब कि नवंबर का एंड में खत्म हो जाए। बेटा आप एक तो झारखंड से हैं, सब सर्वप्रथम हम जी। यूपी के एग्जाम चल रहे हैं, जो कि इस समय बहुत ज्यादा करंट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस जी समय। नहीं मैम, दोनों ये तो आपका सेमेस्टर ये का जो एग्जाम। प्रॉब्लम है झारखंड वाला, तो आपका एक्सटेंशन का प्रॉब्लम है। एक तो ये प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है, ये प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए नहीं है। नहीं मैम, दोनों सेमेस्टर पूछिए, है ना? आप मेरा बात तो समझिए, आप नहीं गलत टाइम जगह पे गलत प्रश्न कर रहे हैं, और जिसका उचित उत्तर मैं नहीं दे सकती आपको। अच्छा कोई नहीं, अच्छा इट्स ओके मैम। ऐसे ना 2 सेमेस्टर का एग्जाम हो गया और उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आया, और सारा अब जो पढ़ाए थे उसी से आया था, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं आया था। जी जी, तो वही बस यही पूछना था कि एचएपी का खासकर 2-3 बहुत मेहनत हो रही है आप सभी बच्चों के लिए उदित फार्मेसी में। जी ऐसा नहीं है, सारे टीचर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अब उस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे आप हम लोगों के साथ पैरेलली मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ये आपका प्रयास है। हम लोग पूरा सब कुछ 100% आपके साथ आपके लिए खड़े हुए हैं हर जगह, तो आप लोग समझें। और ये जो टेक्निक, थोड़ा सा आप लोगों से मैं समझदारी की उम्मीद करना चाहती हूँ सभी बच्चों से, कि क्या बात चल रही है, किस तरह की क्या क्वेश्चन, क्या टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, उससे संबंधित बातें करें, तो समय बचेगा, और आपका भी समय का नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, और अन्य सभी बच्चों के प्रश्न भी लिए जा सकेंगे। तो इस बात को समझें थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि हम आप सबके क्वेश्चन नहीं लेना चाहते हैं या उत्तर नहीं देना चाहते, बट ये सब प्रश्नों का उत्तर उदित सर दे सकते हैं कि एक्सटेंड कराना है आपको या जो भी। अच्छा ठीक है मैम, ओके। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? मैं लीव करूं तो फिर उसके बाद सुटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी 10-15 मिनट में। ओके बच्चों, तो मैं लीव कर रही हूँ, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? जी जी जी, प्रवेश जी।
हेलो। हाँ जी, बताइए प्रवेश गौतम जी। गुड इवनिंग मैम। जी, मैम आपने स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करवा दिया? इम्पोर्टेंट अभी क्वेश्चन जस्ट आपने हुआ, बताया, अभी जस्ट हुआ है। अभी जस्ट हुआ ही है। हाँ जी, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा इससे। नहीं, अभी आपने बोला कि मतलब लीव करें, उसका 10-15 मिनट के बाद स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करवा देंगे आप। क्या आप अभी मतलब ये कितने मिनट का लेक्चर हो गया? 30 मिनट 20 सेकेंड। और जब से नहीं मैं मैम, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। आप शायद अटेंड नहीं कर रहे थे या आप जस्ट अभी आए हैं, कुछ तो इशू है। मैम जस्ट अभी तो फोन ओपन किए हैं। जी जी, आप जस्ट अभी किए हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आपको या, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब मैं सुटिकल केमिस्ट्री का कराने जा रही हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। ओके, मैं लीव कर रही हूँ, थोड़ी देर में सुटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा रही हूँ। एचएपी का लास्ट में पेपर है, उसमें छुट्टियां भी हैं, तो एचएपी का भी करा दूंगी मैं। और ठीक है, अभी लीव कर रही हूँ। 10-15-20 मिनट में मैं सुटिकल केमिस्ट्री का करूंगी। वैसे भी आप लोग आजकल पढ़ ही रहे होंगे, रात भर पढ़िए, एग्जाम्स हैं।